MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बजने को है रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाएंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होगी। देखिए, नोएडा सेक्टर 150 में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहीं पर वो नाला भी है जहां पर 16 और 17 की रात को, यानी कि 16 जनवरी और 17 जनवरी की रात को 2 बजे देखिए यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उसमें एक इंजीनियर की मौत हो जाती है दर्शकों। और यहीं से वो गाड़ी आज निकाली गई है, कड़ी मशक्कत के बाद वो गाड़ी निकाली गई है। लेकिन सवाल बार बार यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। आखिर ये जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, कौन सी नींद सो रहे थे। और यहाँ पर जो बिल्डर है वो जमीनों को लेकर इस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से कब्जा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं SIT का भी गठन किया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ है। 3 सदस्यीय टीम है। अगले 5 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है और उस रिपोर्ट में एक एक तस्वीर साफ आएगी और ये पता चलेगा कि आखिर गलती किस किस की थी। और जो भी इसमें अपराधी होगा, जो भी गुनहगार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक्शन लिया जा चुका है, जेई को सस्पेंड किया जा चुका है, CEO को उसके पद से हटाया जा चुका है, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनको उनके लिए अब जो लापरवाही बढ़ती है उसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब SIT कितने दिनों में आगे रिपोर्ट सौंपेगी। इसी जगह पर सेम एग्जैक्ट स्पॉट पर युवराज की गाड़ी ग्रैंड विटारा यहाँ पर गिरी थी। निराशा की बात यही है कि उस दिन ये कार्य होता तो शायद युवराज हमारे बीच होता। तीन सदस्यीय SIT की टीम ये गठन की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और 5 दिन का समय दिया गया है जिसमें रिपोर्ट इनसे मांगी गई है। यूपी को विकसित बनाने का दावा करने वाली सरकार नोएडा की इस तस्वीर को देख ले। गाड़ी की आप ये जो स्थिति देख रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि कितनी पूरी तरीके से ये हादसा हुआ होगा, ये एक्सीडेंट हुआ होगा उस समय जब यहाँ टकराया होगा युवराज की ये जो गाड़ी टकराई होगी। सिस्टम को सुधारने का दम भरने वाली सरकार जमीनी हकीकत देख ले। प्रशासनिक कर्मचारियों की पीठ थपथपाने वाली सरकार उनकी लापरवाही और नकारापन भी देख ले। सरकार को अपने दावे और हकीकत का फर्क आईने की तरह साफ नजर आ जाएगा कि सनरूफ खुला हुआ है तो अनुमान यही लगा जा सकता है कि सनरूफ की मदद से ही गाड़ी पे छत पे आया होगा युवराज, जहां पर वो काफी समय तक खड़ा हुआ था और वहीं से गुहार लगा रहा था मदद की कि मुझे बचा लो। वहीं से उसने फोन किया था अपने पापा को कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे बचा लो। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज के पिता राजकुमार मेहता को भी लगता था कि यूपी बदल चुका है, सिस्टम सुधर गया है, प्रशासनिक कर्मचारी अब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगे हैं। इसीलिए राजकुमार को जब युवराज ने पानी में फंसे होने की जानकारी दी तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टम पर भरोसा जताया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर मौके पर बुलाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच भी गई, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बनने के लिए, युवराज की मौत का नंगा नाच देखने के लिए। क्योंकि युवराज को रेस्क्यू करने आए बचाव कर्मियों के पास 20 मीटर लंबी रस्सी तक नहीं थी। बचाव कर्मी ठंडे और गंदे पानी में उतरना नहीं चाहते थे, यानी अपनी वर्दी पर कीचड़ नहीं लगने देना चाहते थे। इन बचाव कर्मियों के लिए इंजीनियर युवराज मेहता की जान से ज्यादा कीमती इनकी वर्दी थी। तभी तो इंजीनियर बचाने की गुहार लगाते लगाते पानी में समा गया। लेकिन वहां खड़े कर्मचारी पानी में उतरने को लेकर सिर्फ बहानेबाजी करते रहे। युवराज काफी समय तक रात के 2:30 बजे तक बताया जाता है कि टॉर्च लगाकर कोशिश कर रहा था, वो आवाज़ लगा रहा था कि पापा मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ। अपनी गाड़ी के रूफ पर, छत पर वो आ गया था और वहीं से वो टॉर्च दिखाते हुए काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से उसकी आवाज़ पहुँचे, उसकी टॉर्च की लाइट पहुँचे और उसे बचा लिया जाए। काफ़ी समय तक युवराज अपनी आवाज़ से पुकारता रहा कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद थी। 30 से 40
लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की टीम से, फायर ब्रिगेड की टीम से, सभी लोग यहाँ पर थे, लेकिन कोई भी उस समय युवराज को बचा नहीं पाया। और ये काफ़ी निराशाजनक बात है कि युवराज आज हमारे बीच नहीं है। नोएडा के इंजीनियर की इस दर्दनाक मौत पर हंगामा मचा तो सरकार की नींद टूटी। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सदस्य एसआईटी गठित की है, जिसमें एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर, मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का नाम शामिल है। ये एसआईटी 5 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इससे पहले सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया। उनकी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी पद से भी छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अफसरों को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन नोएडा के प्रशासनिक अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जो बचाव कर्मी युवराज की मौत के वक्त वहाँ तमाशबीन बने थे, उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तस्वीरें हम आपको ठीक नोएडा अथॉरिटी के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल अब भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जो है डीएम मौजूद है, एसआईटी की टीम जो है, जो एसआईटी गठित की गई है वो भी अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इनकी जब मीटिंग होती है, इनके सुरक्षा में तमाम पुलिस वालों को लगा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक पिता अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, उनके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। पुलिस प्रशासन आगे आकर के मदद नहीं कर पाया। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिलती तो जरूर युवराज की जान बच सकती थी। इंजीनियर की मौत पर विवाद बढ़ता देख एसआईटी के अफसरों ने नोएडा पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर हादसे की वजह की पड़ताल की। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल पर जल निकासी व्यवस्था, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, चेतावनी संकेतों की मौजूदगी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की भी जांच की। एसआईटी की टीम जो नियुक्त की गई थी वो पहुंच चुकी है स्पॉट पर यहाँ पर, और यहाँ सभी चीज देखेंगे और इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। 5 दिन का समय दिया गया है एसआईटी को, टीम को। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम ये गठन की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, और 5 दिन का समय दिया गया है जिसमें रिपोर्ट इनसे मांगी गई है। 5 दिन में इन्हें रिपोर्ट देकर बताना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, किसकी लापरवाही रही और कैसे आगे की कार्रवाई होगी। और ये 5 दिन के रिपोर्ट में ही कई ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन पर गाज गिरेगी। जिस शख्स ने हादसे के वक्त बहादुरी दिखाते हुए युवराज को बचाने की कोशिश की थी, प्रशासन अब उसे परेशान जरूर कर रहा है। स्टेशन में हमसे ये बोला था कि जी तो मोनिंदर आप एक चीज़ बताइए कि तुमसे पहले वहाँ पर प्रशासन था। मैं बोला जी प्रशासन था। वो बोले थे ठीक है। वहाँ एक चीज़ बताए मोनिंदर, ये जितने भी वीडियोस वगैरह बन रही है, जो भी जब सब चीज़ है, ये तुम हमारे खिलाफ क्यों चल रहे हो? जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज। फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ साफ बोला था, प्लीज़ मुझे बचा लो पापा, बोल दो मुझे बचा लें प्लीज़ पापा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ पापा मुझे बचवा लो प्लीज़। ऐसे कर करके वो उस लड़के ने खूब पुकार लगाई 1.5-2 घंटे कम से। सरकार और प्रशासन दोनों की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई, या यूं कहे कि इन दोनों की सुस्ती ने एक इंजीनियर की जान ले ली तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफसरों ने नोएडा को कमाई का अड्डा बना लिया है और सरकार को झूठी रिपोर्ट देकर सच्चाई से दूर कर दिया है। आज योगी जी का और मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा, कोई भी चाहे कितना ही बड़ा हो। यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है, जेई को ट्रांसफरगत किया गया है, जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का। अब ये 5 दिन का मात्र समय है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या युवराज की मौत के लिए सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ही जिम्मेदार है? क्या नोएडा के प्रशासनिक अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो आखिर नोएडा के डीएम और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युवराज की मौत को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और रिपब्लिक भारत ने भी सवाल पूछने का प्रयास किया तो जवाब में सिर्फ चुप्पी थी और कुछ नहीं। सुनिए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे सर उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई भी कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिपोर्ट नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी, कुछ तो बताइएगा सर। सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास
सर आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर? सर एक बात बताइए, उस दिन मैडम टीम नहीं पहुंची। आप प्लीज बात में काम करने दीजिए ना हमें। एनडीआरएफ के चीफ को आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं। नोएडा के एक इंजीनियर की जान लेने वाला एक लापरवाह बिल्डर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, और वही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या ये कहे कि अथॉरिटी के अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत थी, जो जमीनों का ऐसा खेल होता रहा जो बाकी सरकार के आंख से एकदम नीचे था। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर क्या कुछ खेल रचा जा रहा है, जिसके बाद से एक 27 साल के नौजवान युवराज की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उस जमीन को लेकर, जो कि नाले में तब्दील हो गई, और उसमें एक गाड़ी के डूब जाने से एक युवराज नाम के शख्स की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सबसे विकसित जिले गौतम बुद्ध नगर को सरकारी नुमाइंदों ने नर्क बना दिया है। जहां देखो वहां कचरा, गंदगी का अंबार मिल जाएगा, क्योंकि इन अधिकारियों के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उगाही का अड्डा बन गया है। जो भी अफसर नोएडा में अपना ट्रांसफर कराता है वो कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो नोएडा के अफसरों को मालामाल कर रही है। तो आपको बता दें कि वो जादू की छड़ी है नोएडा अथॉरिटी, जहां हर कदम पर पैसों का खेल चलता है। कि जिस तरह से ये मामला लगातार रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, और उसके बाद प्रशासन की बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें, वो नींद से जो सोई हुई थी वो नींद से जागी है, और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में पूछताछ का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे जो नामचीन लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, कई अहम खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। बिल्डर्स की तरफ से एक मनमानी जो है वो भी देखने को मिलती है कि किस तरह से महंगे दाम में जो है आप आप जो मकान है उसे सेल कर दे रहे हो, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है वो सुविधा नहीं दी जाती है। नोएडा के इंजीनियर मौत मामले में भी नोएडा अथॉरिटी की जबरदस्त धांधली सामने आई है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन को अभी तक ये पता ही नहीं चल सका है कि जिस जमीन में युवराज की कार डूबी आखिर वो किसके नाम पर है। क्योंकि अथॉरिटी ने सेक्टर 150 का SC02 प्लॉट लोटस ग्रीन को आवंटित किया था। ये प्लॉट करीब 13.23 लाख वर्ग मीटर का है। लोटस बिल्डर ने प्लॉट के छोटे छोटे हिस्से का दूसरे बिल्डरों को बेच दिए। इन सब की रजिस्ट्री भी अथॉरिटी में कराई गई, लेकिन अथॉरिटी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। या अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरों को उनका हिस्सा देकर उनकी आंखें बंद करा दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डरों की इस धांधली ने इंजीनियर की जान ले ली। जिस जगह पर अब पानी जमा हो गया है, जहां पर युवराज की गाड़ी गिरती है, और उस जमीन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल 2014 में वो जमीन लोटस ग्रीन को अलॉट की गई थी, और ये बोलकर अलॉट की गई कि वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन लोटस ग्रीन के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने मुनाफे के लिए उस जमीन को 24 अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया, और अलग अलग बिल्डर को उस जमीन का जो हिस्सा है वो बेच दिया। इसको लेकर भी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और यही कारण है कि नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें आरोपी नंबर 2 लोटस ग्रीन को ही बनाया गया है। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के बाद पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनका नाम लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और MZ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है। दावा किया जा रहा है कि लोटस ग्रीन ने इस जमीन को MZ विस्टाउन को बेचा था, लेकिन सवाल यह है कि लोटस ग्रीन को आखिर किस आधार पर जमीन आवंटित की गई। लोटस ग्रीन ने खुद अपना कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कराया? क्या लोटस ग्रीन अथॉरिटी की जमीनों का दलाल है, जो अफसरों की साठगांठ कर जमीन हासिल करता है और फिर उसे मुनाफा कमाने के लिए मार्केट रेट पर बेच देता है? लोटस ग्रीन के इस दलाली वाले खेल में कौन कौन अफसर शामिल हैं? फिलहाल नोएडा पुलिस ने MZ विस्टाउन अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर लोटस ग्रीन के मालिक की गिरफ्तारी कब होगी? MZ वेस्टाउन के जो बिल्डर है अभय कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नॉलेज पार्क थाना की है, जहां पे आपको तस्वीरें दिखाए तो इसी थाना की पुलिस ने जो है बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। 4 दिन हो गए इस घटना के बाद। लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद JE को बर्खास्त किया गया। CEO को, जो नोएडा अथॉरिटी के CEO है, उनको भी बर्खास्त किया है, और अब अभय कुमार की गिरफ्तारी जो है इसी पुलिस स्टेशन में पुलिस के तरफ से की गई है।
नोएडा के इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं, बल्कि नोएडा के कुछ और विभाग भी इस मौत के बराबर जिम्मेदार हैं। दरअसल सिंचाई विभाग ने बारिश के पानी के मैनेजमेंट की योजना तैयार की। हाउसिंग सोसाइटियों से निकलने वाले गंदे पानी के मैनेजमेंट का भी प्लान बनाया गया। सिंचाई विभाग ने हिंडन नदी में पानी मोड़ने के लिए एक हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखा। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए सर्वे और डिजाइन बनाने के लिए 13.5 लाख रुपए भी जारी किए, लेकिन ये योजना सिर्फ फाइलों में ही लटकी रही, जिसकी वजह से बारिश और हाउसिंग सोसाइटी का गंदा पानी उस गड्ढे में भरता गया और धीरे धीरे ये मौत का कुआं बन गया। लगातार उस जगह पर जो पानी इकट्ठा हो रहा था उसको कैसे निकाला जाए, इसको लेकर लगातार स्थानीय लोग भी शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, पानी उस तरीके से ही वहां पर जमा रहा। हालांकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कैसे 13 लाख रुपए उस पानी को निकालने के लिए साइट विजिट के लिए खर्च करने के प्रपोजल की बात की गई, लेकिन 15 से लेकर 2026 तक तस्वीर नहीं बदली, कागजों पर काम होता रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनों की खरीद फरोख्त का खुला खेल चलता है। बड़े बड़े बिल्डर और अफसर इस खेल में शामिल हैं। अथॉरिटी से सर्कल रेट पर जमीन लेकर उसे मार्केट रेट पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया जाता है। नीचे से ऊपर तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें सबका फोकस पैसा कमाने पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? आखिर ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आखिर युवराज जैसे युवा कब तक नोएडा अथॉरिटी के इस खेल की वजह से अपनी जान गंवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको कर्नाटका से बताते हैं, जहां पर एक खाकी वर्दी को शर्मसार और दागदार किया गया है। दरअसल कर्नाटका के डीजीपी रामचंद्र राव अपने सरकारी दफ्तर के भीतर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं, और जब वो वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। हालांकि जांच के बाद ये साफ हुआ कि वो वीडियो सही थी और इन अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन इनकी अगर पुरानी हम कर्म कुंडली की बात करें तो वो भी एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। कर्नाटक में जिस पुलिस पर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस के मुखिया डीजीपी रामचंद्र राव महिलाओं की अस्मिता तार तार कर रहे हैं। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हाल में नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें से कुछ वीडियो सरकारी दफ्तर के हैं, जिसमें रामचंद्र राव वर्दी में ही महिलाओं के साथ अय्याशी करते दिख रहे हैं। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव का अश्लील टेप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस महकमे सहित पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच गया। हर तरफ डीजीपी के इस वीडियो की चर्चा होने लगी। डीजीपी का अय्याशी वाले वीडियो पर कर्नाटक सरकार की भी किरकिरी होने लगी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने डीजीपी रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हम इस मामले की जांच करेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने अश्लील वीडियो को लेकर सस्पेंडेड डीजीपी रामचंद्र राव ने सफाई दी। इस दौरान उन्होंने इस वीडियो को फेक बताया और सरकार से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री से भी मुलाकात की बात कही, लेकिन वो उनसे मिले बिना ही चले गए। मैं 8 साल पहले बेलगावी में उस कार्यालय में था। मैं अपने वकीलों से बात करूंगा और कार्रवाई करूंगा। ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है और वीडियो फेक है। मुझे इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे पता होता ना। मैं उचित जांच चाहता हूँ। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव पहली बार विवादों में नहीं घिरे। इससे पहले वो अपनी बेटी और एक्ट्रेस रानिया राव को लेकर विवादों में रह चुके हैं। दरअसल रानिया राव की कर्नाटक के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। मार्च 2025 में वो दुबई की यात्रा से लौट रही थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान रानिया के पास से 14.8 किलो सोने की छड़ें बरामद की गई, जिनकी बिहार में नीट छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। पटना पुलिस पहले इस मामले को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस अब छात्रा के मोबाइल डेटा को खंगाल रही है और डेटा से मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट।
छात्रा के साथ हुई बर्बरता से पूरा बिहार उबल रहा है। पटना की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो पुलिस इस मामले को पहले सुसाइड बता रही थी, अब वही पुलिस इस मामले से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है। छात्रा के हॉस्टल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दरअसल जब छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गैंगरेप के संकेत मिले तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अब एसआईटी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एसआईटी ने छात्रा के फोन से व्हाट्सएप चैट रिकवर कर लिया है, जिन्हें जानबूझकर मिटाया गया था। एसआईटी को इस चैट में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस हॉस्टल संचालक मनीष रंजन के करीबियों, वार्डन और अन्य कर्मचारियों के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जेल में बंद मुख्य आरोपी के सहयोगियों से पूछताछ जारी है। इन्हीं खबरों के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH